नमस्कार, मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। सुस्वागतम बच्चों, कक्षा 5वीं में आज हम पढ़ेंगे परिसर अध्ययन भाग यानी EVS पार्ट 1 की हम बात करेंगे। तो बच्चों, आज का पाठ है 20वां पाठ, हमारा भावनात्मक जगत यानी आवर इमोशनल वर्ल्ड। जिस बच्चों, हमारा भावनात्मक जगत यानी आवर इमोशनल वर्ल्ड, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जिस बच्चों, हम बात कर रहे हैं आवर इमोशनल वर्ल्ड यानी हमारा भावनात्मक जगत। तो बच्चों, इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, जब भावनाओं की बात होती है, इमोशंस की बात होती है, तो इस बच्चों आज हम इसके बारे में ही देखने वाले हैं इस पाठ में विस्तार से। तो चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, हम बात करें हमारा भावनात्मक जगत। तो बच्चों, आज के इस पाठ में हम पढ़ेंगे भावनाओं का समन्वय कैसे करना चाहिए। और बच्चों, इस पाठ में आज हम पढ़ेंगे अपनी कमियों की जानकारी के बारे में तथा स्वभाव बदला जा सकता है, इसके बारे में हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जब हम हमारा भावनात्मक जगत की बात करते हैं, आवर इमोशनल वर्ल्ड की बात करते हैं, तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको चेहरे के विभिन्न भाव भंगिमाएं आपको दिखाई दे रही हैं। तो चलिए स्क्रीन की मदद से आप देख सकते हैं। जिस बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, जैसे हमें अध्ययन कैसे करना चाहिए, चाहे इसकी बात करें या बच्चों यहाँ पर देखिए चेहरे का भाव अभिनंदन, इसके भाव या इस तरह चेहरे पर देखिए एक्सप्रेशन यानी भाव आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए बच्चों, इस बालक के चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए, हाव भाव देखिए, तो आपको पता चल रहा है इस बच्चों यहाँ पर इसके अंदर डर भय आपको दिखाई दे रहा है। तो आज बच्चों मनुष्य की भावनाओं की बात करें। जिस बच्चों, मनुष्य के अंदर तरह तरह की भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं, और उन्हीं की आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले एक एक्टिविटी की बात करेंगे, कृति की बात करेंगे। तो जरा ध्यान से कृति को आप सुनिए, देखिए। तो बच्चों, निम्नलिखित विषयों में किए गए तुम्हारे अपने निरीक्षण कापी में अर्थात नोटबुक में अंकित करो। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक का तुम्हारा व्यवहार। तो बच्चों, इस तरह की एक्टिविटी आपको करके खुद देखनी है कि सुबह जब आप सोकर उठते हैं तब से लेकर के रात में सोने तक आपका व्यवहार किस तरह का रहा। एक दिन आप नोट करके देखिए। इस एक्टिविटी को बच्चों आप स्वतः करके देखिए और उस पर विचार करिए कि आपका सुबह से लेकर के रात तक यानी सोने तक का जो व्यवहार था किस तरह का था। तो जरा इसका निरीक्षण कीजिए, इसको लिखिए बच्चों, नोट करिए। और एक एक्टिविटी और उसी में है समाचार पत्रों में छपे प्राकृतिक आपदाओं के चित्र। तो अगर हम समाचार पत्र की यानी बच्चों न्यूज़पेपर्स की बात करें तो उसमें जो छपे प्राकृतिक आपदाओं की यानी जो इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, जिसे नेचुरल कैलेमिटी कहते हैं। तो प्राकृतिक आपदा जैसे बच्चों कभी बाढ़ आती है, कभी भूकंप आते हैं, कभी आंधी तूफान, तो ये सब जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो उसके चित्र तो जरा आप ध्यान से देखें, उसके बारे में देखें। तो बच्चों उसको निरीक्षण करना है, देखना है और उसके बारे में लिखना है। इसी तरह की कुछ और एक्टिविटी बच्चों आपकी पाठ्यपुस्तक में दी गई है, बच्चों आप स्वतः करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद आप नोट जब करेंगे, कॉपी में लिखेंगे, तो फिर अपने अनुभव वहां पर आप देख पाएंगे कि आपने क्या सीखा, किस तरह का आपका जो भाव की अगर बात करें यानी जो व्यवहार था आपका किस तरह का हुआ, वो तमाम चीजें आप सीख पाएंगे। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे देखते हैं। तो बच्चों, मनुष्य के स्वभाव के कई पहलू होते हैं।
मनुष्य कभी क्रोध करता है तो कभी उदार होकर किसी को क्षमा करता है। इस बच्चों, तो यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं कि जब मनुष्य को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो उसके चेहरे का हाव भाव आप देख सकते हैं, उसकी भुजाओं का फड़कना आप देख सकते हैं। तो उसकी जो एक्टिविटी होती है, उसकी जो कृति होती है, वो किस तरह की होती है, कुछ इस चित्र की तरह होती है। यानी मनुष्य को क्रोध आता है तो कभी मनुष्य उदार भी हो जाता है तो किसी को क्षमा भी कर देता है। और बच्चों, उसे कभी किसी से घृणा होती है तो कभी किसी के प्रति प्रेम अनुभव होता है। तो क्रोध, आनंद, दुख, द्वेष, निराशा, भय, ये सब क्या है बच्चों? ये सब हमारी भावनाएं हैं। क्रोध, आनंद, दुख, द्वेष, निराशा, भय, ये सब क्या है बच्चों? ये सब हमारी भावनाएं हैं, ये सब हमारी फीलिंग्स हैं। यानी ये ह्यूमन फीलिंग्स हैं, मानव की भावनाएं हैं जो कि प्रत्येक मानव में रहती हैं। और बच्चों, समय समय पर उसका उद्गार होता है, चाहे क्रोध के रूप में, आनंद के रूप में, दुख के रूप में, द्वेष हो, निराशा हो, भय हो। ये परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है किस प्रकार की परिस्थितियां उपस्थित होती हैं, और इसके बाद बच्चों ये जो फीलिंग्स हैं वो आती हैं। आप आज इस पाठ में हम देखेंगे कि जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो भावनाएं हैं, जब भावनाएं निकल करके आती है, प्रकट होती हैं, तो उसका सामंजस्य किस तरह से करना है, इसके बारे में भी हम विस्तार से इस पाठ में जानने वाले हैं। तो बच्चों, कभी वह केवल स्वार्थ से व्यवहार करता है तो कभी दूसरों के लिए त्याग और सहायता करने के लिए आगे बढ़ता है। ये मानव का व्यवहार है। क्रोध, आनंद, दुख, द्वेष, निराशा, भय, ये सब हमारी भावनाएं हैं। अब बच्चों, हम बात करेंगे भावनाओं के समन्वय की बात करेंगे कि भावनाओं का समन्वय कैसे करना चाहिए, यानी कोपिंग विद द इमोशंस। तो कोपिंग विद द इमोशंस की बात हो रही है कि हम अपनी भावनाओं का समन्वय कैसे करें। तो चलिए बच्चों, मनुष्य विचारशील होता है, साथ ही साथ वह भावनाशील भी होता है। तो बच्चों, यहां पर देख सकते हैं, चित्र आपको दिखाई दे गया कि किस तरह से इस चित्र में देखिए मनुष्य की जो स्थिति है, जिस उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो फीलिंग है, उसके चेहरे से देखी जा सकती है। लेकिन बच्चों देखिए कि किस तरीके से यहां पर दूसरी जो आकृति आपको दिखाई दे रही, दूसरी जो चेहरे की आकृति आप देख रहे हैं, तो इसमें देखिए इसके चेहरे का जो रूप है बदलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तीसरे में देखिए और बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, और चौथे में देखिए पूरी तरह से बदलता हुआ, और यहां पर वह हंसता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी रोने से लेकर के हंसने तक। तो मनुष्य की ये क्या है बच्चों? फीलिंग्स हैं, ये भावनाएं हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो ये दुख की बात है, इसके लिए नकारात्मक है, और धीरे 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 किस तरह से सकारात्मक की ओर बढ़ते हुए, और यहाँ पर ये जब इस तरह का उसकी फीलिंग्स हो जाती है, तब्दील हो जाती है, तब वो सकारात्मक उसका विचार काम करने लगता है। तो ये जो दुखों की बात करते हैं, ये भी भावनाएं ही हैं, परिस्थितियों बस उत्पन्न हो जाया करती हैं। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे देखेंगे। जिस बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं भावनाओं का समन्वय कैसे करना चाहिए, कोपिंग विद आवर इमोशंस की हम बात करें। विचार और भावनाओं का उचित समन्वय करना हमें आना चाहिए। जो विचार और भावनाएं हमारे अंदर से उत्पन्न होती हैं, उनका उचित समन्वय करना हमें आना चाहिए। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों विचारों का, यानी विचार और भावनाओं का समन्वय करने आना चाहिए। तो हम आगे भी समझेंगे इसके बारे में। तो विचार और भावनाओं का उचित समन्वय करना हमें आना चाहिए। कृतियों के माध्यम से आगे हम समझने वाले हैं इसे। तो भावनाओं का समन्वय कैसे करना चाहिए बच्चों? कोपिंग विथ आवर इमोशंस की हम बात कर रहे हैं। कोई हमें दुखी कर दे तो हमें बुरा लगता है। बच्चों, कोई हमें दुखी कर दे, इस तरह की कोई बात कह दे तो हमें बुरा लगता है। यह स्वाभाविक भी है, परंतु किस सीमा तक बुरा मानना है यह हमें समझना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कोई अगर हमें दुखी कर दे तो हमें बहुत बुरा लगता है, और यह स्वाभाविक है कि हमें किस सीमा तक बुरा लगना चाहिए। जैसे बच्चों, अगर हम बात करें कि चाहे उदाहरण आप समझ सकते हैं कि आपके घर में बच्चों किसी बात को लेकर के, मान लीजिए आपके
घर में कोई सदस्य हैं जो आपसे बड़े हैं, किसी बात को लेकर गुस्सा हो गए। अब गुस्सा हो गए, लेकिन बच्चों सोचिए कि इतना क्रोधित हो गए कि उनके हाथ में जो मान लेते हैं मोबाइल है और वो गुस्से में आकर के मोबाइल ही पटक कर फोड़ देते हैं। अब जरा बच्चों यहां पर सोचिए कि गुस्सा आना स्वाभाविक है। ये किसी बात को लेकर के मान लेते हैं कि कोई एक किसी घर में एक बालक है जो कि मोबाइल पर कोई धारावाहिक कोई सीरियल देख रहा है और उसके पापा उसको बच्चों बार बार मना कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं मान रहा है। ऐसे में मोबाइल छीन करके पटक करके उसे उसके पापा तोड़ देते हैं। चलिए बच्चों, ये यहाँ पर भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पर विद्यार्थी यानी जो बच्चा है उसका सीरियल देखना, ये उस जो पेरेंट्स हैं यानी जो उसके फादर हैं यानी पापा हैं, बच्चों को गुस्सा कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं मान रहा है। अब न मानने के कारण जो है क्रोध आ जाता है और कि वह अपना कार्य पूरा नहीं कर रहा है बल्कि मोबाइल पे लगा है। अब उनको गुस्सा आया है, तो गुस्सा आने के बाद किस सीमा तक उनका गुस्सा रहना चाहिए था? अब गुस्से में उन्होंने मोबाइल खींचा और मोबाइल पटक कर फोड़ दिया। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, यानी यहाँ पर हमने देखा कि किस सीमा तक बुरा मानना है ये हमें समझना चाहिए। यानी यहाँ पर अगर वे अपने गुस्से को थोड़ा सा ये सामंजस्य बनाते तो मोबाइल को न पटकते, मोबाइल को दूसरे किसी को दे देते, हटा देते, तो वहां पर एक उपाय था। लेकिन यही यहां पर बच्चों समझना है कि किस सीमा तक बुरा मानना है ये हमें समझना चाहिए। इसी को हम सामंजस्य की बात कर रहे हैं। तो किसी ने गलती की तो हमें क्रोध आता है, परंतु कितना क्रोध करना है इसकी सीमा की समझ होना चाहिए। यस बच्चों, जैसे उदाहरण के द्वारा हमने कहा कि अगर मोबाइल यस उस बच्चे के पापा ने तोड़ दिया तो नुकसान किसका हुआ? यस बच्चे का नुकसान हुआ, उस पापा का नुकसान हुआ, पूरी फैमिली का नुकसान हुआ। तो यहां पर क्रोध तो करना है, ठीक है, लेकिन किस सीमा तक ये समझ होनी चाहिए। तो बच्चों ये हमें ध्यान रखना चाहिए। कोई चीज पाने की इच्छा करना स्वाभाविक है, परंतु उसके लिए कितना उतावला होना है इसकी समझ होनी चाहिए। विचारों से भावनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। यस बच्चों, तो ये हमें ध्यान रखना है कि कोई चीज अगर पाने की इच्छा है, मान लीजिए बच्चों यस बड़े होकर के आप बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हैं, तो ठीक है, उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, उस दिशा में प्रयास करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए उतावलापन बिल्कुल दिखाने की जरूरत नहीं है। आप समय के साथ मेहनत करते जाइए, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। संयम रखना जरूरी है। तो इस तरह से बच्चों इसे आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में बच्चों और आगे बढ़ते हैं। तो हम अध्ययन कर रहे हैं बच्चों भावनाओं का समन्वय कैसे करना चाहिए, कोपिंग विथ आवर इमोशंस की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों भावनाओं पर इस तरह नियंत्रण रखना, भावनाओं का समन्वय करना आना, उन्हें उचित ढंग से उचित मात्रा में व्यक्त करना आदि को भावनात्मक समायोजन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर बहुत जरूरी है कि जो भावनाओं पर किस तरह से यस नियंत्रण रखना तथा उचित ढंग से उचित मात्रा में उन्हें व्यक्त करना, यह भावनात्मक समायोजन है। यह हमें ध्यान रखना है। तो आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे। ये भावनाओं का समन्वय कैसे करना चाहिए इसकी हम बात कर रहे हैं। भावनाओं का उचित पद्धति से समन्वय करने से हमारा व्यक्तित्व संतुलित बनता है। बच्चों भावनाओं का उचित पद्धति से समन्वय करना जरूरी है, इससे हमारा व्यक्तित्व संतुलित बनता है। ये बच्चों दूसरों को समझने की हमारी क्षमता में वृद्धि होती है, प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना आता है। ये बच्चों ध्यान रखना है कि परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हो लेकिन उसका सामना करना चाहिए। जैसे बच्चों उदाहरण दिया हमने किस तरह से मोबाइल का तोड़ा जाना, बच्चों हमने उदाहरण दिया, तो वहां पर मोबाइल का तोड़ा जाना यानी नुकसान हुआ, उसे रोका जा सकता था, परिस्थितियां प्रतिकूल थी। यस बच्चे ने बार बार कहने के बावजूद नहीं सुना, परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी किस तरह से परिस्थितियां प्रतिकूल होने के बावजूद भी यहां पर क्रोध का नियंत्रण होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह से बच्चों जिस जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जब कभी परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाए तो उसका बहुत ही समझदारी के साथ शांत होकर के उसका उपाय सोचना चाहिए, और इसी में ही समझदारी है।
यस, तो इस तरह से भावनाओं को किस तरह से समन्वय करना है, ये सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इससे क्या होता है, इससे हमारा व्यक्तित्व संतुलित बनता है, ये हमें ध्यान रखना है। यानी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने धीरे धीरे जो है सामंजस्य हो जाएगा और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उचित निर्णय हो पाएगा। ये हम सीख रहे हैं बच्चों, अध्ययन कर रहे हैं भावनाओं का समन्वय कैसे करना चाहिए। अकारण दूसरों को दोष देना, यानी बिना कारण से, बिना कोई कारण नहीं है फिर भी दूसरे को दोष दे देना, उनकी कमियां निकालना, उनसे द्वेष रखना, उनका यश सहन न होना आदि दोषों से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो बच्चों देखिए, मानव के अगर स्वभाव की बात करें, फीलिंग्स की बात करें, इस तरह की चीजें स्वाभाविक है कि मनुष्य के मन में आती है। ये मनुष्य का स्वभाव है, इस तरह की चीजें आती हैं। दूसरों का दोष देना, यानी दूसरों की बुराई करना, या उनकी कमियां निकालना, या उनसे द्वेष रखना, या कभी कभी अगर उनको बहुत यश मिल रहा है तो उसके कारण भी सहन नहीं होता, जलन की भावना आ जाती है, ईर्ष्या होने लगती है, द्वेष होने लगता है। तो इन दोषों से हम छुटकारा पा सकते हैं। यस, अगर ऐसा कर पाते हैं तो हमको क्या मिलती है बच्चों, फिर हम प्रसन्न होते हैं, यानी फलतः हम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। दूसरों से मिलजुल कर रहने की प्रवृत्ति बढ़ती है और हमारी हठवादिता कम होती है। यानी हमारे अंदर यानी व्यक्ति के अंदर जो जिद्दीपना होता है, इस जो हठवादिता होती है वो कम हो जाती है। इससे मनुष्य के अंदर जो सामाजिकता का गुण है वो और अधिक बढ़ता जाता है, तो दूसरों से मिलजुल कर रहने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है बच्चों। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, एक कृति है, जरा ध्यान से देखिए। बताओ तो, यानी आपको बताने का प्रयास करना है, इन अवसरों पर तुम क्या करोगे। चलिए बच्चों, ध्यान से देखिए। रणजीत और अभय में इस बात पर विवाद हो गया है कि पहली बेंच पर कौन बैठेगा। दोनों बहुत क्रोध में हैं, एक दूसरे का बस्ता उठाकर फेंकने की स्थिति में है। तो बच्चों, अगर ऐसी स्थिति है कि ये दो विद्यार्थी है, रणजीत और अभय, और दोनों में विवाद हो गया है बच्चों, किस बात पर, कि पहली बेंच पर कौन बैठेगा। यस, और दोनों में बहुत क्रोध है, यानी झगड़े की स्थिति आ चुकी है, एक दूसरे का बस्ता उठाकर फेंकने की स्थिति आ चुकी है। तो ऐसे में इन अवसरों पर तुम क्या करोगे। तो चलिए बच्चों, यहां पर आप सोच सकते हैं कि अगर आप ऐसे में हैं तो आपका वहां पर क्या निर्णय होगा, आप क्या करेंगे। तो ये विद्यार्थियों के ऊपर निर्भर करता है। विद्यार्थी की अपनी विचारधारा होती है, उनकी अपनी फीलिंग्स होती है, वे किस तरह से रिएक्ट करेंगे। ये इसमें अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग ढंग से ये अपना कह सकते हैं कि रिएक्शन दे सकते हैं। यानी कोई विद्यार्थी जैसे अगर कक्षा में सर या मैडम नहीं है तो उन्हें सूचित करेगा कि बेंच पर बैठने को लेकर के रणजीत और अभय में विवाद हुआ है, झगड़ा कर रहे हैं, बैग फेंकने की स्थिति आ चुकी है, इस तरह की बातें हो सकती है। और कोई और विद्यार्थी जिस साथी विद्यार्थी हैं, सहपाठी हैं, साथ पढ़ने वाला है, तो उन्हें समझा भी सकते हैं कि ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। तो बच्चों, इस तरह की बातें आ सकती हैं। तो चलिए, आपका अपना विचार क्या है, इस पर आपको चर्चा करना है। एक और देखिए बच्चों, एक और अवसर की हम बात करते हैं। हेमंत को कबड्डी की प्रतियोगिता में भाग लेना है, परंतु वह संकोची है, उसे शिक्षक से जाकर कहने में संकोच हो रहा है। तो देखिए बच्चों, हेमंत को कबड्डी के प्रति रुचि है, कबड्डी खेलता है, तो कबड्डी की प्रतियोगिता में भाग भी लेना चाहते हैं, लेकिन उसका स्वभाव क्या है, संकोची है। वो संकोच उस टीचर से, उस शिक्षक से जाकर कहने में जो है संकोच महसूस कर रहा है, इसलिए नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में ये इस अवसर पर तुम क्या करोगे, यानी आप क्या कर सकते हैं। यानी हेमंत कबड्डी की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है, लेकिन संकोच बस वह शिक्षक से जाकर नहीं कह पा रहा है, तो आप क्या करेंगे ऐसे में। तो बच्चों, यहाँ भी विद्यार्थियों के अपने अपने मत हो सकते हैं, अपने अपने विचार हो सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, तो क्या आप हेमंत की मदद कर सकते हैं, किस तरह से मदद कर सकते हैं। क्या आप उन शिक्षक से जाकर के आप कह सकते हैं कि हेमंत कबड्डी की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, यस, लेकिन संकोच बस वो नहीं कह पा रहा है। तो इस तरह के
से आप उस हेमंत की अगर बात करें, आप क्या मदद कर सकते हैं, यानी आपका अपना क्या विचार होगा, इस अवसर पर आप क्या करेंगे। इस बच्चों इसी तरह के कुछ और जिस बच्चों आपकी पाठ्यपुस्तक में है, जैसे रेखा भूल से निशा की कॉपी लेकर चली गई, यानी घर पे लेके चली गई। तो अगर ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो यहाँ भी विद्यार्थियों के अपने अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर आपको अपना विचार ये चर्चा करना है, ये ध्यान रखना है। इस बच्चों में अध्ययन कर रहे हैं भावनाओं का समन्वय कैसे करना चाहिए। ये कोपिंग विथ आवर इमोशंस की हम बात कर रहे हैं। आनंद और दुख की तरह ही क्रोध भी हमारी एक भावना है। हम में से प्रत्येक को कभी न कभी और किसी न किसी रूप में क्रोध आता ही है। तो बच्चों यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसकी भाव भंगिमाएं आप देख सकते हैं, उसके चेहरा आप देख सकते हैं पूरा तमतमा जाता है, पूरा लाल हो जाता है। और देखिए कि किस तरह से उसका जो चेहरा, उसकी आंख, उसका मुंह, तो किस तरह से आप देख सकते हैं, इससे पता चलता है कि ये व्यक्ति कितने गुस्से में है। राइट। तो यस बच्चों, हमें से प्रत्येक को किसी न किसी या कभी न कभी जरूर क्रोध आता है। कोई बात हमारे मन के विपरीत हुई अथवा हमारा अपमान हुआ तो क्रोध आता है। तो क्रोध उत्पन्न कैसे होता है, जैसा हम सोचते हैं अगर वैसा नहीं होता है, हमारे मन के विपरीत होता है तो हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है। यस, या हमारा अपमान हुआ तब भी क्रोध आएगा। तो इसी प्रकार किसी पर अन्याय होते देखकर भी क्रोध आता है। या बच्चों कभी आपने देखा होगा, सामने आपने देखा कि किसी के प्रति कोई अन्याय कर रहा है, गलत कर रहा है, फिर आपसे देखा नहीं जाएगा। और क्यों नहीं देखा जाएगा, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो नहीं देख सकता कि किसी पर अत्याचार हो, अन्याय हो। निश्चित रूप से वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ेगा, आएगा, गुस्सा आएगा उसे। तो ये बच्चों यहाँ पर समझ सकते हैं, हम क्रोध की बात कर रहे हैं, जो कि मानव की फीलिंग्स हैं, ये हमें ध्यान रखना है। भावनाओं का समन्वय कैसे करना चाहिए बच्चों, इसका अध्ययन हम कर रहे हैं। आइए बच्चों, क्रोध बार बार आता रहेगा अथवा क्रोध अनियंत्रित रहेगा तो इसके मानसिक एवं शारीरिक कुप्रभाव होते हैं। और बच्चों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अगर क्रोध इस तरह का रहा, यानी व्यक्ति अगर बहुत अधिक बार बार यानी क्रोध दिखाएगा, क्रोध करेगा और क्रोध उसका अनियंत्रित होगा तो क्या होगा, मानसिक रूप से उसके कह सकते हैं कि उसे नुकसान पहुंचेगा। न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक कुप्रभाव, यानी मानसिक एवं शारीरिक कुप्रभाव होने लगते हैं। और वो क्या होता है, इससे क्या होता है, व्यक्ति क्रोधी और हठी बन जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। सामंजस्य तथा सहयोग की प्रवृत्ति कम हो जाती है। जो व्यक्ति बहुत क्रोध करता है, बहुत ही हठी होता है, फिर सामंजस्य और सहयोग की प्रवृत्ति उसकी कम हो जाती है। तो क्रोध के आवेश में हम दूसरों के मन को दुखित करते हैं। हमें सिर दर्द, अनिद्रा तथा उदासीनता जैसे दुष्परिणामों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि अगर कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी है, बार बार क्रोध करता है, बार बार गुस्सा करता है, तो उससे क्या होता है, उससे सिर दर्द होने लगेगा, उसको अनिद्रा अर्थात उसको नींद कम आएगी, अनिद्रा की बीमारी हो जाएगी तथा वह व्यक्ति उदासीनता जैसी स्थिति उसके सामने आने पड़ेगी और इस तरह के दुष्परिणाम उसके सामने आने लगेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमें ध्यान रखना है। हम अध्ययन कर रहे हैं भावनाओं का समन्वय कैसे करना चाहिए। इसलिए क्रोध को त्यागना चाहिए। जब बहुत अधिक गुस्सा आए तो बच्चों शांत होकर के विचार करना चाहिए, तो धीरे धीरे क्रोध कम हो जाएगा। आइए बच्चों, भावनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए आगे दी गई परिस्थितियों में जो उचित है उस पर सही का अर्थात राइट टिक ये चिन्ह लगाना है और तुम्हारे अनुसार जिन पर नहीं करना चाहिए उस पर आप, यानी जो उचित नहीं है उस पर आप क्रॉस का निशान लगाएंगे। रमेश ने सुरेश को बताया कि अमित ने तुम्हारे विषय में कोई बुरी बात कही है, परंतु सुरेश ने उस बात की जांच करके ही प्रतिक्रिया व्यक्त करने का निश्चय किया। तो देखिए बच्चों, रमेश ने सुरेश को बताया, रमेश ने सुरेश को यह बताया कि अमित ने तुम्हारे विषय में कोई बात बुरी कही है, लेकिन देखिए बच्चों सुरेश ने क्या किया, सुरेश ने उस बात की जांच करके ही प्रतिक्रिया व्यक्त करने का निश्चय किया। देखिए ऐसा नहीं है कि रमेश ने सुरेश को बताया कि अमित ने तुम्हारे विषय में यानी तुम्हारे बारे में बुरी बात कही है, लेकिन देखिए बच्चों सुरेश ने क्या कहा, सुरेश ने कहा कि उस बात की जांच करेगा, कि उसने क्या कहा है, बुरी बात है कि नहीं है,
जांच करके ही कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। तो बच्चों बताइए, क्या ये सही है अथवा गलत है? तो तमाम विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल सही है। यानी सुरेश को बिल्कुल ये समझ लेना है। वो उसने क्या कहा कि हम अभी जांच करेंगे, समझेंगे, इसके बाद ही इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। ठीक है बच्चों, तो रमेश का बिल्कुल सोचना सही है। आइए बच्चों, इसी में एक और देख लेते हैं। पढ़ाई में छाया और मीना की प्रगति एक जैसी है। शिक्षक ने छाया के निबंध की बहुत प्रशंसा की। इस पर मीना को बहुत क्रोध आ गया। उसने छाया से न बोलने का निश्चय किया। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, पढ़ाई में छाया और मीना दोनों की प्रगति, दोनों पढ़ने में एक जैसी है। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिए, शिक्षक ने जब छाया के निबंध की बहुत प्रशंसा की तो मीना को बहुत गुस्सा आ गया और उसने क्या कहा, उसने किया ये कि छाया से न बोलने का निश्चय कर लिया। तो बच्चों बताइए, कृति यानी ये व्यवहार क्या उचित है? तो बच्चों आपने समझ लिया होगा कि ये व्यवहार अनुचित है, उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि भले ही पढ़ाई में छाया और मीना की प्रगति एक जैसी हो, लेकिन शिक्षक ने छाया के निबंध की अगर प्रशंसा की तो शिक्षक ने देखा होगा कि जो छाया का निबंध मीना से कहीं ना कहीं अच्छा होगा। तमाम उसके पहलू होते हैं, उन पहलुओं, उन बिंदुओं को देखा होगा, इसके आधार पर शिक्षक ने ऐसा किया होगा। तो इसमें मीना को क्रोध आने की जरूरत नहीं थी। उसको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, लेकिन मीना ने ऐसा नहीं किया। न केवल उसको गुस्सा है, बल्कि उसने छाया से न बोलने का निश्चय भी कर लिया। तो इस तरह से मीना का यह व्यवहार उचित नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आपकी पाठ्यपुस्तक में बच्चों और दिया गया है। इस बच्चों तो आपको पढ़ना है, समझना है और उसका भी अभ्यास आपको कर लेना है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। अपनी कमियों को जानकारी यानी अवेयरनेस ऑफ आवर फ्लॉज। यस बच्चों, हमें अपनी कमियों की जानकारी होनी चाहिए। आइए बच्चों, हमारे सहपाठी, सहेली तथा हम स्वयं ऐसा कहते हैं, मेरी लिखावट सुंदर है, मुझे गणित विषय अच्छी तरह समझ में आता है, मैं विज्ञान की पढ़ाई में अधिक रम जाता हूँ, मुझे कविता बहुत अच्छी लगती है। इसका अर्थ है हमारी रुचि, अरुचि और क्षमता भिन्न भिन्न होती है। तो बच्चों यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो हम रुचियों की बात करते हैं, इंटरेस्ट की बात करते हैं, यस, कोई कहता है कि हमारी लिखावट बहुत सुंदर है, कोई कहता है मुझे गणित विषय बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है, कोई विज्ञान में बहुत अधिक रुचि लेता है और किसी को कविता बहुत अच्छी लगती है। तो बच्चों इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि हमारी जो रुचि है यानी हमारा जो इंटरेस्ट है, या हमारी जो अरुचि है यानी जिसमें हम रुचि नहीं लेते हैं, और जो हमारी क्षमता है वो सब अलग अलग होती है। इस बच्चों इसका हमें ध्यान रखना है। जिस तरह हमें अपनी क्षमता धीरे धीरे समझ में आती है, उसी तरह हमें अपनी कमियां भी इस बच्चों समझ में आने लगती हैं। तो यस, किसी विषय की अगर बात करें, किसी विषय कला अथवा खेल में हम अधिक तेज होते हैं तो दूसरे किसी विषय में हमारी उतनी गति नहीं होती है। तो बच्चों ये हम ध्यान से समझ सकते हैं कि रुचि, अरुचि और क्षमता भी अलग अलग होती हैं। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे पढ़ेंगे। हम अपने कमियों की जानकारी यानी अवेयरनेस ऑफ आवर फ्लॉज की हम बात कर रहे हैं। हमें अपनी क्षमताओं के साथ साथ अपनी कमियों की भी जानकारी होनी चाहिए। यस, यानी क्षमता, हमें हमारी क्या क्षमता है, तो क्षमताओं को तो जानना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी कमियों को भी की भी जानकारी होनी चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से यस, यदि कोई बात नहीं आती है परंतु जो आती है उसमें प्रभुत्व प्राप्त करना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। इस बच्चों प्रयत्न करके कमियां दूर की जा सकती हैं। यह हमें ध्यान रखना है कि प्रयत्न करके कमियां दूर की जा सकती हैं। तो कोशिश करना है और धीरे धीरे कमियां दूर हो जाती है। आगे बच्चों हम पढ़ेंगे स्वभाव बदला जा सकता है, यानी वी कैन चेंज, स्वभाव बदला जा सकता है। हम में से किसी का भी स्वभाव पूर्णतः अच्छा अथवा पूर्णतः बुरा नहीं होता। अपने सहपाठियों, सहेलियों में जो अच्छे गुण होते हैं उन पर सबसे पहले विचार करना चाहिए। कमी दूर करने के लिए एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। इस बच्चों तो हमें ध्यान रखना है कि हम में से किसी का भी स्वभाव पूर्णतः अच्छा अथवा पूर्णतः बुरा नहीं होता, इसलिए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमें अपनी कमियों को जानना चाहिए,
और उसके लिए प्रयास करना चाहिए कि उन कमियों को कैसे दूर करें। अपनी अच्छी क्षमताओं के विषय में भी बोलना चाहिए, साथ ही साथ कमियों के विषय में भी खुलकर चर्चा करें तो हमारा लाभ होता है। जो अपनी कमजोरियां हैं, जो हमारी कमियां हैं बच्चों, उसके बारे में खुल करके चर्चा करनी चाहिए और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। स्वभाव बदला जा सकता है बच्चों, वी कैन चेंज। अपने स्वभाव के दोषों की जानकारी हो जाने के बाद उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। सहेलियों की जमघट में नेहा सबसे अधिक बोलती है, अन्य सहेलियों को बोलने का अवसर ही नहीं मिलता। इस कारण सहेलियां उसकी उपेक्षा करने लगी। यह बात नेहा के ध्यान में आई। तो देखा बच्चों आपने कि नेहा बहुत अधिक बोलती है, दूसरे को बोलने का अवसर ही नहीं देती। लेकिन यह बात नेहा को ध्यान में आ गया कि अरे मैं सबसे अधिक बोलती हूँ, दूसरे को अवसर नहीं देती हो। क्या होता है बच्चों, उसने स्वयं सहेलियों से कहा अधिक बोलूंगी तो मुझे रोकना। तो बच्चे यहाँ समझ सकते हैं कि किस तरह से नेहा ने कहा कि मैं अगर अधिक बोलूंगी तो मुझे रोक देना। तो धीरे धीरे नेहा दूसरों की भी बात सुनने लगी और उसने अपना वाचाल स्वभाव बदल दिया। मतलब बच्चों क्या हो गया कि नेहा को अपनी कमजोरी मालूम थी कि वह बहुत ज्यादा बोलती है। तो उसने क्या कहा, उसने अपनी सहेलियों से कहा जब मैं ज्यादा बोलने लगूं तब मुझे तुम लोग रोकना, तो मैं रुक जाऊंगी। और धीरे धीरे नेहा ने अपनी इस कमजोरी को दूर कर लिया। अब वह दूसरों की बात भी सुनने लगी और इस तरह से उसने अपना वाचाल स्वभाव बदल लिया। यस बच्चों, धीरे धीरे वो कम बोलने लगी है, अब दूसरों का सुनने भी लगी है। तो बच्चों आइए अभी हम स्वभाव बदला जा सकता है, यस वी कैन चेंज की हम बात कर रहे हैं। अपने स्वभाव की हमें तथा दूसरों को खटकने वाली बातें प्रयत्नपूर्वक बदली जा सकती है। उसे बदलने के लिए समय पर प्रयत्न करना आवश्यक है, अन्यथा उससे हमारे व्यक्तित्व में कमी रह सकती है। इस बच्चों तो हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो आदत है, जो हम बदल सकते हैं, जो उचित नहीं है, हमारी जो कमियां हैं उन कमियों को बदल सकते हैं। आइए बच्चों हमने आज क्या सीखा इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों हमने सीखा कि भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए, हमें विचार और भावनाओं में उचित समन्वय साधना चाहिए और क्रोध आने पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा उसके कई शारीरिक और मानसिक कुप्रभाव होते हैं। बच्चों हमने ये सीखा। हमने सीखा कि अपनी क्षमताओं के साथ अपनी कमियों की जानकारी होनी चाहिए और आज हमने सीखा बच्चों अपने स्वभाव की कमियां प्रयत्नपूर्वक बदली जा सकती हैं। तो बच्चों ये हमें ध्यान रखना है आज हमने क्या सीखा। तो बच्चों आइए अब हम अभ्यास कर लेते हैं। तो बच्चों बताइए ये कथन उचित है या अनुचित। विद्यालय जाता हूं ऐसा कहकर मनोज विद्यालय न जाकर खेलने चला गया। विद्यालय जाता हूं ऐसा कहा मनोज ने, लेकिन विद्यालय नहीं गया, खेलने चला गया। तो क्या ये उचित है या अनुचित है। तो बच्चों तमाम विद्यार्थियों ने समझ लिया होगा और अपना उत्तर दे दिया होगा। तो टैली करिए। यस बच्चों ये बिल्कुल अनुचित है। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे, जरा ध्यान से देखिए। किसी के पास से लाई गई कोई वस्तु समय पर वापस न करना। बच्चों कोई कभी कभी आप देखते हैं कोई व्यक्ति वस्तु ले लेता है लेकिन समय पर वापस नहीं करता, उसके यहां पड़ी रहती है, जब तक जिसकी वस्तु है वो मांगने जाएगा तब वो देता है। तो क्या ये उचित है। तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे दिया होगा बिल्कुल अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी के पास से कोई वस्तु ले आए तो समय पर वापस कर दीजिए। आइए बच्चों अगला सीखेंगे। बताइए अनुचित या उचित क्या है। किसी की कोई भी वस्तु बिना पूछे ले लेना। बच्चों क्या ये उचित है। किसी की कोई वस्तु बिना पूछे ले लेना। तमाम विद्यार्थियों ने समझ लिया होगा नहीं, बिल्कुल अनुचित है। किसी से कोई भी वस्तु बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। चलिए बच्चों लास्ट में एक और कथन देख लेते हैं। बताइए अनुचित है या उचित। बातचीत के समय अपशब्दों का प्रयोग करना। तो बच्चों बातचीत के समय अपशब्दों का प्रयोग मतलब बच्चों जो अनुचित है, एक प्रकार से गाली गलौज जैसा, इस तरह बातचीत करते समय प्रयोग करना चाहिए। आपने समझ लिया होगा। तो बताइए बच्चों ये उचित है या अनुचित। तो तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे दिया होगा। तो चलिए बच्चों अपना उत्तर टैली कर लीजिए। ये बच्चों अनुचित है, बातचीत के समय अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यस तो बातचीत के समय अपशब्दों का प्रयोग करना ये अनुचित है। तो ओके बच्चों उम्मीद करते हैं आज के पाठ को आपने समझ लिया है। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बच्चों खूब मेहनत कीजिए। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।